नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी युवा मोर्चा का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम ये शुरू हो रहा है और आगरा में ये खास कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और आपको बता दें कि ये जो आयोजन है, इसका समापन सत्र जो होगा उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन करेंगे। साथ ही साथ ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह भी उस समय शामिल रहेंगे। और आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा समेत कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि समापन सत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और ये प्रशिक्षण का जो सत्र है वो चल रहा है, जहां पर आगरा से खबर सामने आ रही है और काफी भव्य तरीके से इस पूरे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका समापन किया जाएगा। यूपी बीजेपी युवा मोर्चा का प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये, जहां पर काफी भव्य तरीके से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को रखा गया है और आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और आपको बता दें कि 3 दिन बाद इसका समापन कार्यक्रम भी किया जाएगा, जहां पर समापन सत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे कार्यक्रम में। और बता दें आपको कि संबित पात्रा भी शामिल हो सकते हैं। समापन सत्र को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ताजनगरी आगरा में लंबे समय से स्कूल और कॉलेज में गुंडागर्दी की खबरें आना बंद हो गई थी, लेकिन शनिवार की सुबह ही छात्रों के एक गुट ने स्कूल पढ़ने पहुंची छात्र पर रंगबाजी के चलते जानलेवा हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किए गए और खून बह जाने से छात्र की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है और आपको बता दें कि पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। दरअसल बताते चलें आपको कि ये पूरा मामला आगरा के थाना बरहन का है, जहां पर शनिवार की सुबह ही राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले गढ़ी भंडार निवासी के 10वीं की कक्षा के जो छात्र हैं, जिसका नाम अनुराग चौहान बताया जा रहा है, उसे स्कूल के ही कुछ छात्रों ने घेर लिया और जब तक कुलदीप कुछ समझ पाता तब तक उस पर कई बार चाकू से प्रहार कर दिया गया था। अब घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आवलखेड़ा पर भर्ती कराया गया है, जहां से हालत गंभीर होने पर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज उसे रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन गुंडागर्दी का ये पूरा मामला है जो देखने को मिला है। और अचानक से कुछ लोगों ने इस पीड़ित को घेरा और उसके बाद चाकू से हमला कर दिया। बता दें आपको कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से इस छात्र की इस वक्त हालत काफी नाजुक बनी हुई है। और आपको बता दें कि इलाज के लिए भी उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। और इस बीच बताया जा रहा है कि गुंडागर्दी और अपना ताव दिखाने के लिए ये हमला किया गया है। कुछ छात्रों ने उसको घेरा। वो लड़ाई हो गई थी उससे। किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी? उन दोनों की। अनुराग और उसका नाम नहीं पता, दूसरे का। दूसरे क्या नाम है? पता नहीं। वो किस क्लास का पढ़ने वाला है दूसरा लड़का? हैं? 11। क्या बात हुई थी? कितने बजे की बात है? अभी थोड़ी देर पहले उससे कुछ बात हो गई थी और वो गया घर। जो कह रहा था तू जिंदा नहीं जाएगा, और चाकू लाके मार दिया उसने। अच्छा, कितने लड़के थे उसके साथ जिसने हमला किया? अकेला था। आपके भी चाकू लगा क्या? ये जो घायल है उसका नाम क्या है? जो लड़का घायल है? अनुराग। आपका क्या नाम है? अभय प्रताप। अभी कहाँ आए हो आप? कॉलेज आए थे। वो अकेला ही लड़का था जिसने हमला किया है? कितनी बार चाकू मारे उसने? 3-4 बार। 3-4 बार चाकू मारे। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करवा दें कि घूमनगंज इलाके में रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई है। किराया मांगने के बाद ये विवाद हुआ और विवाद के दौरान मारपीट हुई और इसी बीच ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों की तलाश करने के लिए अब पुलिस जुटी हुई है और पुलिस ने शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी के जरिए अब आरोपियों की तलाश की जा रही है और प्रयागराज के धूमनगंज थाना इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर किराया मांगने पर इस ई रिक्शा चालक पर वार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई में जुट चुकी है। अपराधियों को तलाशने की मुहिम जारी है।
और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा के संदेश के साथ नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। घंटाघर से निकली पदयात्रा में देश के आन बान और शान को लहराते हुए, जयकारा लगाते हुए ये सभी चलते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मनोज जायसवाल के नेतृत्व में जन जागरण यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं, सभासदों और नगर पालिका के अधिकारियों समेत कर्मचारियों के साथ ही आम जन की भी भागीदारी देखने को मिली। यहाँ पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तौर पर हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प दोहराया गया है। नगर के घंटाघर से निकली ये तिरंगा पद यात्रा पक्की सराय, पेहटी का चौराहा और तुलसी चौक समेत कुड़हट्टी चौराहा, मुकेरी बाजार, गणेशगंज होते हुए लाल डिग्गी स्थित पालिका के प्रधान कार्यालय पर संपन्न हुई है। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे और डीजे पर देशभक्ति के गाने बज रहे थे। और आपको बता दें कि देशभक्ति के इन गीतों पर ये तमाम युवा तिरंगा ध्वज लेकर देशभक्ति की धुनों पर थिरकते हुए भी नजर आए हैं। अब देख सकते हैं ये काफी भव्य नजारा है। यहाँ पर तमाम युवा इकट्ठे हुए हैं और हाथों में तिरंगा लिए और मुंह पर जयकारे लिए और देशभक्ति के गीत गुनगुनाते हुए युवाओं की ये पूरी टोली यहाँ पर निकली है पदयात्रा करते हुए। और काफी चौराहों से गुजरते हुए ये पदयात्रा अपने अंतिम स्थल तक पहुंची है। पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मिर्जापुर में भी हर एक घर में तिरंगा लहराए, भारत की आन बान शान तिरंगा है, उसे लहराने के लिए जो 13-14 को जो विशेष अभियान चलेगा, उसी दृष्टि से जन जागरण के लिए आज नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के द्वारा तिरंगा यात्रा पैदल यात्रा के रूप में निकला था। घंटाघर से लाल डिग्गी जो नगर पालिका का कार्यालय है और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें सभी हमारे माननीय सभासद, हमारे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, मिर्जापुर की जनता, सबको बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपाइयों ने सलौन विधानसभा के विकास खंड डी में मोटरसाइकिल रैली निकाली है। डी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विवेक सिंह के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई, जहां पर प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया है। इससे जो है क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारे नौजवान को ये एहसास होना चाहिए कि ये देश बड़ी मुश्किल से बड़ी जुल्मों के साथ काफ़ी लोगों की शहादत के बाद आज़ाद हुआ है। हम लोग 1200 साल से भी ज़्यादा गुलाम रहे और अभी कुल 75 साल हुए आज़ादी के, और 75 साल में हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोगों ने कितनी त्याग तपस्या की, तब जाके हम आज आज़ाद हुए। और आज जो देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ तेजी से प्रगति और आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल के पूरे। और अब मामला है गाजीपुर का, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अक्सा अंसारी की 2.25 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गौरा बाजार, फुलानी और तमाम 3 जगहों पर जमीन बताई गई है, जो से कुर्क कर लिया गया है। और मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी के नाम पर ये 3 जमीनें हैं, जिनकी सूचना पुलिस को मिली, जिसे सीज कर लिया गया है। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत पुलिस प्रशासन की तरफ से कुर्की की कार्यवाही की गई है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि फतेहपुर से है। फतेहपुर में सदर कोतवाली इलाके में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आए। यहां सदर कोतवाली की बेहतर पुलिसिंग की पोल भी खुल गई है। बता दें आपको कि बंधक बनाकर चोरों ने रात में जमकर लूटपाट की और घर में मौजूद लोगों को पीट कर लहूलुहान कर दिया गया है। घर के 3 सदस्यों की हालत इस वक्त काफी नाजुक बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया। हालांकि नकदी और जेवरात समेत लाखों का माल ले उड़े हैं ये चोर। और साथ ही साथ इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन
इस घटना के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि बंधक बनाकर एक परिवार को लूटपाट की जाती है और पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती, जबकि लाख दावे किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से कि पेट्रोलिंग की जा रही है, समय समय पर गश्त के लिए पुलिस रात को निकलती है, लेकिन इसी बीच इस घर में चोरी की ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। बीती रात में थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर खंबापुर गांव में 3 बदमाश एक दिनेश सैनी नामक व्यक्ति हैं, उनके घर में घुसे थे। दिनेश सैनी मूलतः चांदपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जो यहाँ पर अपना मकान बनवा करके रहे थे। एक किराएदार भी इन्होंने अपने घर के बाहरी की तरफ रहने वाले कमरे में रख दिया था। वो पढ़ने वाला लड़का था। बदमाश उसको मारपीट करके और उसके कमरे से अंदर घुसे थे और जहाँ पर दिनेश और उनकी पत्नी सो रही थी उनको भी चोट पहुंचाई। और एक बच्ची भी है कि जो 15-16 साल की है, उससे डरा धमका करके अलमारी और लॉकर की चाबी ले लिए। उसको तोड़ करके अलमारी और लॉकर तोड़ करके बक्सा तोड़ करके सामान। और अब पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें कि गंगा नदी में नाव पर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पटना से एक घटना सामने आई है जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में दोपहर को ही ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बीच नदी में, गंगा नदी की बात बता रहे हैं आपको, जहां पर बीच गंगा नदी में एक नाव थी जिसमें ब्लास्ट हो जाने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है और इस भयानक हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। नाव पर करीब 20 लोग सवार थे और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और इस बीच रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां शौच के लिए गए युवक का शारदा नहर में गिरने का मामला सामने आया है। 15 घंटों से अधिक बीत जाने के बाद भी लापता युवक का कोई पता नहीं चल सका है और इससे नाराज ग्रामीणों ने फैजाबाद और रायबरेली राजमार्ग को जाम कर दिया है। नेशनल हाईवे के जाम होने की वजह से दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग चुकी है और इसकी वजह से प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। आनन फानन में पहुंचे जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में लगे हैं और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदर एसडीएम समेत मिल एरिया पुलिस मौके पर पहुंचे और बताते चले आपको कि ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश की जा रही है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के खसपरी शारदा नहर का यह मामला है, जहां पर हाल ही में एक युवक का पांव फिसल गया था, जिसकी वजह से वो नदी में गिर गया। लेकिन 15 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, पर अब तक इस लापता युवक की पुलिस तलाश नहीं कर सकी है और इसी के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक पूरा हाईवे है जिसे जाम कर दिया गया है और तमाम जो ग्रामीण हैं यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हालांकि पुलिस इस वक्त मौजूद है, आला अधिकारी पहुंचे हैं घटनास्थल पर और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर कल शाम के टाइम शारदा नहर में एक हिमांशु पटेल नाम के एक लड़के की डूब करके जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, यहाँ मृत्यु हुई है। हालांकि अभी कोई गवाह नहीं मिल पा रहा है, ये जिन्होंने प्रॉपर देखा हो यहाँ पर कि किस जगह पर यहाँ पर डूब करके उनकी मृत्यु हुई है, तो उसी बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई। जैसे ही प्राप्त हुई हम लोग यहाँ पर आकर के मौके का मुआयना करने के लिए यहाँ पर। ग्रामीणों ने क्या किया है आज? जी क्या ग्रामीणों ने क्या किया आज? देख रहे हैं वो थोड़ा आक्रोशित हैं, थोड़ा सा क्योंकि किसी एक परिवार के सदस्य की जान गई है, तो वो उसको लेकर के चाह रहे हैं कि उनकी बॉडी जल्द से जल्द उनको मिल जाए। उसी को लेकर के वहाँ पर थोड़ा सा भीड़ कर। और नकली शराब बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को बिंदगी पुलिस, खजुआ पुलिस और आबकारी टीम ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है और आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब और खाली बोतलें समेत QR कोड और ढक्कन बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया है कि शुक्रवार की सुबह ही पहर कोतवाल रविंद्र श्रीवास्तव, खजुआ चौकी इंचार्ज राजेंद्र त्रिपाठी, आबकारी निरीक्षक राजीव माथुर ने अपनी टीम के साथ खजुआ अमौली तिराहे के पास से 2 युवक हजरत अली निवासी खानपुर जाफरगंज और दिव्यांश पाल निवासी नरैनी जहानाबाद को
एक पेटी नकली अंग्रेजी शराब और QR कोड के साथ गिरफ्तार किया है। अपमिश्रित शराब अंग्रेजी के रूप में पाई गई। ढेर सारे QR कोड, ढक्कन, शीशी खाली, यूरिया, नौशादर, ये सारी सामान मिली और एक व्यक्ति और इसका साथी जो वहाँ बैठ करके उसको देख रहा था, दोनों को हिरासत में लिया गया और यह जॉइंट ऑपरेशन था पुलिस का और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा, और इनकी गिरफ्तारी की गई है और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 15,000 रुपये का इनाम पुलिस टीम को दिया गया है। इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और बढ़िया धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति फरार है और उसकी तलाश भी की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इनके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। और रायबरेली में चोरी का एक दिलचस्प मामला सामने आया। यहां पर चोरों ने घर में रखे मट्ठे को छका और देसी घी समेत देसी आम का अचार अपने साथ ले गए। ये मामला है महाराजगंज थाना इलाके के पूरे पंडित गांव का, जहां पर यहां के रहने वाले किसान शिव शंकर ने गांव से हटकर बीम पर एक मकान बनाया है। बीम की भराई मिट्टी से हो गई है और पक्की फर्श नहीं बनी है। चोरों ने इसी का फायदा उठाकर बीम के नीचे पड़ी मिट्टी खोदकर उस वक्त कमरे में दाखिल हो गए जब पूरा परिवार गर्मी के चलते बाहर सो रहा था। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इन चोरों ने घर में घुसकर पहले किचन में रखे मट्ठे को चखा और फिर उसके बाद घर का निकाला हुआ शुद्ध देसी घी और देसी आम से बने अचार को कब्जे में लिया और बाद में इन चोरों ने घर में रखे बक्से को खंगाला और इसमें रखे कुछ जेवरात समेत रोजमर्रा की जरूरत के लिए रखी गई नकदी को अपने साथ ले गए। से चेन कट गई, चोरी हो गई। क्या क्या चोर ले गए? चोरी में पाइजेब, पेटी और कान का झाला जी, और जो है पैसा रहे 10-12 हज़ार रुपया। 10-12 हज़ार रुपए। हाँ। किस लिए रखे थे आपने? अरे खाद लाने की मंजूरी देना था मजदूर को। और क्या ले गए चोर? और जो है बटुआ ले गए, पीतल का थारा था, परात, लोटा, यही। अच्छा, कितने की चोरी हुई है? लगभग 30,000 रुपये की, 30-35 हज़ार रुपये की। अच्छा, कपड़ा ले गए जो है। और ये खाने पीने कोई सामान? खाने पीने का अचार 60 रुपये में, घी था और माठा, दही था, और पिए खाए सब वहीं पर डब्बा था। बक्का स्कूल में माठा वगैरह यहीं पिए हैं कि नहीं, बाहर जहाँ बफका मिले वहीं पिए थे सब। अच्छा, बर्तन मिले हैं? बर्तन स्टील के नहीं ले गए। सब्जी चोरी हुई है शाम का, हम 11 बजे तक का जागे ना, के बाद फिर सो गए। कहाँ सो रहे थे आप हम लोग? बाहर बरामदा में सोई थे। अच्छा, किस तरह चोरी की है उन्होंने? चोरी की सर, लेकिन जाने नहीं पाए, सो गए। किस तरह घुसे वो बीम है ना, बीम के नीचे से सेंध काट दिया, मिट्टी है नीचे तो पक्की चोरी। क्या क्या ले गए हैं चोर? बर्तन, पीतल के बर्तन जो दहेज में मिले थे वो गए, जेवर भी पूरी गई है। जेवर में क्या क्या था? जेवर में पाजेब रही, पेटी, मंगलसूत्र रहा, झाला रहे, और वो हमारे लड़का के 2 जोड़ खगौरा रहे, पतले पायल 2 जोड़ी रहे रोज वाले। नकदी में क्या गया है? नगद में पैसा रहे 10-12 हज़ार रुपया नगद रहे हैं। और खबर आगरा से है, जहां पर खेत के बंटवारे के बाद वापस जाते समय एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर गोलियां बरसाई हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। साथ ही कई राउंड किए गए फायर और छुट्टी पर आए सैनिक भी इस दौरान घायल हो गया है। एक के कमर में गोली लगी है तो वहीं करीब आधा दर्जन लोग इस घटना के दौरान घायल हो गए। घायलों ने एक को पकड़ लिया है और पुलिस को सौंप दिया गया। आर्मी के जवान अशोक चौहान के कमर में भी गोली लगी है और आपको बता दें कि आर्मी के जवानों का साफ तौर से कहना है कि जब आर्मी ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। जांच में हमारा जैसे था बंटवारा कर दिया, कोई विवाद, सब विवाद खत्म हो गया। लिखित में साइन ले लिए सभी से, जो हमारे साथ थे उसमें जमीन के हिस्सेदार। तो हम वापस घर को जा रहे थे। घर जाते हुए रास्ते में एक मेरा छोटा भतीजा है, इसको पहले गोली मारी, इसको गोली लगी तो हम उनको पकड़ने के लिए भागे तो उन सारों ने फायर खोल दिया। कई लोग थे उसमें, एक लक्ष्मी नारायण का लड़का था महेंद्र, उसको मैं अच्छे से पहचानता हूँ। तो क्या सभी पे हथियार थे? हाँ, सभी पे हथियार थे। एक पे पिस्टल थी, कट्टे थे, एक पर राइफल भी थी। पिस्टल की गोली लगी है, बाकी गोली मेरे के बारे में लाइन पोजिशन हो गया। मैं आर्मी में हूँ, मेरा भाई CRPF में। रायबरेली के बछरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवपुरी गांव के रहने वाले मुकेश पेशे से अपने निजी ट्रैक्टर से खेतों की जुताई और अन्य सामानों से ढुलाई का काम करते हैं।
लेकिन शुक्रवार की शाम को 6 बजे वो अपने घर जब नहीं पहुंचा तो परिजनों ने काफी खोजबीन की और इस बीच जब तक उसका पता नहीं चल सका है तो इसी बीच शनिवार की सुबह ही करीब टोडरपुर के गांव के पास एक खेत में ग्रामीणों ने एक शव को औंधे मुंह पड़ा देखा। शव देखकर गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने के प्रयास शुरू किए और शव मिलने की सूचना पर मृतक की पत्नी सीमा ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त अपने पति मुकेश के रूप में की है। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और प्रयागराज से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि पीसीएस 2021 का इंटरव्यू और परीक्षा संपन्न हो गई है। करीब 1260 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए और इंटरव्यू में 25 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए हैं। खबर सामने आई है कि 21 जुलाई से 5 अगस्त के बीच आयोजित हुई थी ये परीक्षा और इसी बीच अब इंटरव्यू चल रहे हैं। और आपको बता दें 1260 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पहुंचे जबकि 25 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल ही नहीं हुए। और बरेली से एक स्कूल में लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर जिसे देखने के बाद इलाके में हड़कंप है, क्योंकि यहां पर नबड़िया के कंपोजिट स्कूल परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र में एक बच्ची को स्टाफ स्कूल में ही बंद करके चला गया और बच्ची को खोजते हुए जब उसके परिजन वहां पहुंचे तो बच्ची रोते बिलखते मिली है। दरअसल आपको बता दें कि काफी देर तक बच्ची का इंतजार किया गया और इस बीच परिजनों ने बच्ची को खूब ढूंढा। 2 घंटे बाद कंपोजिट स्कूल ये परिजन पहुंचे हैं और वहां बंद कमरे में से उन्हें बच्ची के कराहने की आवाज सुनाई दी। परिजनों ने किसी तरह उसे वहां से बाहर निकाला और लापरवाही का आरोप लगाते हुए बीईओ से शिकायत की है। आपको बता दें कि बीईओ ने कंपोजिट स्कूल की प्रधान अध्यापिका निर्मला देवी से स्पष्टीकरण तलब किया है। दरअसल फतेहगंज पूर्वी में निवाड़िया गांव में प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र एक ही परिसर में है और गांव के संजीव मिश्रा का बेटा वंश प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 का छात्र है और बेटी जिसकी उम्र 5 साल है उसका नाम निहारिका है और वो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ती है। संजीव ने बताया है कि शुक्रवार को छुट्टी होने के बाद वंश तो घर आ गया पर 1:30 बजे तक जब निहारिका घर नहीं पहुंची तो उनकी दादी स्कूल पहुंची और जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, बता दें आपको कर्नाटक से खबर सामने आई है जहां मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और उन्होंने शनिवार को खुद ही इसकी जानकारी साझा की। सीएम ने कहा है कि वो कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं और उनमें हल्के लक्षण उभरे हैं। आपको ये भी बता दें कि बोम्मई ने नई दिल्ली को अपना दौरा भी रद्द कर दिया है और बोम्मई ने कहा है कि वो घर पर ही क्वारंटीन हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं कोविड-19 से संक्रमित पाया गया हूं और मुझमें हल्के लक्षण भी हैं। मैंने खुद को फिलहाल घर में क्वारंटीन कर लिया है और पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हुए लोग भी कृपया खुद का जांच करवाएं और क्वारंटीन कर लें। साथ ही साथ कोरोना की जांच जल्द से जल्द करवाएं। दिल्ली का मेरा दौरा भी रद्द कर दिया गया है। और अब खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सालों से जेलों में बंद कैदियों की रिहाई को लेकर चिंता व्यक्त की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी अवसर पर इन कैदियों को रिहा करना ही जश्न मनाने का सही तरीका होगा। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को कोई ऐसी योजना बनाने की सलाह दी है जिससे कि जेलों में बंद विचाराधीन और छोटे अपराधियों की जल्दी रिहाई हो सके। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने सालों से जेलों में बंद विचाराधीन और छोटे अपराधियों की रिहाई का समर्थन करते हुए कहा और खबर है रायबरेली से, जहां थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग से टकराकर पलट गया है।
बता दें कि ट्रक पलटने से आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा और इसी के साथ साथ स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ट्रक चालक को बाहर निकालकर जगतपुर सीएचसी में भर्ती करा दिया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए आर्या न्यूज।